नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा की ग्राउंड रिपोर्ट हरियाणा इलेक्शंस में आपका स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूँ मेवात के नूह इलाके में। नूह अलग अलग वजहों से जाना जाता रहा है और ख़ास तौर से पिछले 2-3 सालों से एक कम्युनल टेंशन का केंद्र रहा। जिस तरह से इस इलाके को भड़काने की कोशिश हुई और आज की तारीख में जब चुनावी समर है, यात्राओं पर यात्राएं चल रही हैं, उसमें आखिर किस तरह से नूह रिएक्ट करता है और नूह के बारे में जानने के लिए, आज की पॉलिटिक्स के बारे में जानने के लिए हम पहुंचे हैं नूह में एक ऐसे शख्स के पास जो यहाँ पर नूह और मेवात मेवों के इतिहास पर उन्होंने बहुत काम किया है। सिद्दीकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बेबाक भाषा में। आपसे 10 साल पहले मेरी इसी इलाके में मुलाकात हुई थी। 10 साल में मेवात कितना बदला है और ख़ास तौर से नूह में क्या बड़े चेंजेस आए हैं, थोड़ा बताइएगा हमको। देखिए, नूह मेवात की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी। नूह एक जो स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियां थी या अलवर आंदोलन की गतिविधियां थी या फिर राजनीतिक गतिविधियां थी, उन सब में नूह एक केंद्र के रूप में उभरा और आज़ादी के बाद भी नूह ही एक केंद्र के रूप में रहा है। इसलिए जब पूरे देश में जाति और धर्म की राजनीति हो रही है तो जाहिर सी बात है हर जगह उसी जगह को टारगेट किया जाता है जो उस इलाके की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र हो। इसीलिए नूह में भी जो कुछ अप्रिय घटनाएं हुई, वो उसका सच ये है कि यहाँ जो आपसी भाईचारा था उसमें कोई फ़र्क नहीं आया, ना यहाँ आपस में कोई लड़ाई थी। बाहर के लोग आए, उन्होंने चैलेंजेस किए यहाँ के लोगों के, और यहाँ के जो उसी तरह के यूथ थे उन्होंने उन चैलेंजेस को स्वीकार किया और कई दिनों तक डिबेट होती रही सोशल मीडिया पर। इससे प्रशासन को अवगत भी कराया, मेवात विकास सभा ने भी कराया, हमारे पॉलिटिशियंस ने भी कराया, लेकिन बदकिस्मती से प्रशासन वो इंतज़ाम नहीं कर सके जो उन्हें करना चाहिए था, और वो घटनाएं हो गई जिनकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। तो हमें लगता है कि वो सब बाहर के लोगों का किया धरा था, किसी के उकसावे पर किया धरा था और राजनीतिक लाभ के लिए की गई कार्रवाई थी। आज की तारीख में नूह और मेवात कितना कम्युनली सेंसिटिव है, सांप्रदायिक रूप से क्या यहाँ पर एजेंडा है? नूह में या मेवात में कोई कम्युनल टेंशन ना पहले था ना अब है। यहाँ आपस में वही भाईचारा है हर गांव में। हालांकि ये पूरा इलाका मुस्लिम डोमिनेटेड है, 79.8% यहाँ मुस्लिम है। गांव मुस्लिम डोमिनेटेड हैं। एक गांव में 4 घर, 5 घर, 10 घर हिंदुओं के हैं। अलग अलग समुदाय के कुम्हार हैं, दलित हैं, बनिए हैं, लेकिन गांव में सब भाईचारे से रहते हैं। सब एक दूसरे से चाचा ताऊ का रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता है। इसी तरह शहरों में जो बिजनेस क्लास रहती है और जिनसे रोज़ाना का किसानों से वास्ता पड़ता है, उसमें आपस में लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं कई बार लेन देन के ऊपर। लेकिन जहाँ तक कम्युनल टेंस की बात है, जहाँ तक सांप्रदायिकता की बात है, वो कोई चीज़ यहाँ ना पहले थी ना है, और ना मेवाती कभी कम्युनल रहा और ना आज। अभी जो चुनाव हो रहा है, इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है, किस तरफ हरियाणा जाएगा और किस तरफ मेवात और आपका नूह जाएगा? देखिए, मेवात की 3 सीटें और मेवात के पास की 2 सीटें, पलवल का टोटल 5 सीटें मानी जाती हैं। 3 तो पूरी तरह से मुस्लिम डोमिनेटेड हैं और 2 पर मुस्लिम डिसाइडिंग फैक्टर की तरह हैं। जिधर वो घूम जाएंगे उधर का कैंडिडेट जीत जाएगा। तो अभी तक का जो आकलन है, जो सर्वे है, मैं इंडिया टीवी की टीम के साथ भी गया हूँ, तो इन 5 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुआ है इस वक्त तक। लगता यह है कि कांग्रेस की डिसाइडिंग बढ़त है इस 5 सीटों। इनेलो का भी गढ़ माना जाता है, ये इनेलो का क्या हुआ? इनेलो की जो घरेलू लड़ाई थी
और चौटाला जी के जेल जाने से जो जो नकारात्मक असर इनेलो पर पड़ा, उसके बाद इनेलो का असर लगभग यहाँ ख़त्म हो गया। और कांग्रेस में खासकर आफ्ताब जी ने और मम्मन खां जी ने और इलियास ने पिछली जो 5 साल का टर्म है, इसमें मतलब काफ़ी हद तक, हालांकि वो अपोजिशन में थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, प्रशासन भी उनकी नहीं मानता था, वो सरकार में भी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने विधानसभा में मेवात की मांगों को उठाया और पूरे जोर देकर उठाया, उससे एक तरह का असर उनका अब तक कायम है। और अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन हो रहा है, और जब ये चीज़ जनता के दिमाग में बैठ जाती है तो फिर जनता एक तरफ चल पड़ती है कि अब जब परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन करना, तो होने दिया जाए। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जैसे किसान, आप अपने नाम के आगे भी मेव लगाते हैं, और मेवात बिल्कुल अलग ढंग का इलाका भी है। मैं चाहती हूँ कि दर्शक भी थोड़ा सा जाने कि जो मेवात का मुसलमान है वह मूलतः गाय पालक मुसलमान है। यहाँ बड़े पैमाने पर घर घर में लोग गाय पालते हैं, दूध घी का व्यापार होता है, लेकिन यहाँ पर लिंचिंग भी हुई है, और इस पूरे इलाके को दिखा के बाकी इलाकों के हिंदुओं को पोलराइज करने की भी काफ़ी कोशिश हुई है। तो ये अभी आज की तारीख में कैसे है? मैं पिछली बार आई थी तो लोगों में काफ़ी डर था गाय पालने को लेकर। मेवात में पुराने टाइम से ही गाय पाली जाती है। जितने भी गांव पहाड़ के साथ साथ हैं, इधर भी अरावली के दोनों तरफ जितने भी गांव हैं, उनमें सब में गाय पाली जाती है। अभी परसों की रिपोर्ट है कि 2 घरों के पास 1000 गाय हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उनका कितना बड़ा बिजनेस होगा। दूसरी बात यह है कि पुराना रिवाज है यहाँ के मेव किसान अपनी बेटी को दान में गाय जरूर देता था जिसकी शादी की जाती थी। और दूसरी बात एक, मेव किसान कभी भी अपनी गाय को कसाई को नहीं बेचता। कसाई को नहीं बेचता कभी भी मेव किसान अपनी गाय जो स्लॉटरिंग होती है या जिसको गौ तस्करी कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि वो राजस्थान से आती है, बीकानेर तक से लोग लेके आते हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए कि बीच में कितने, बीकानेर यहाँ से 500 किलोमीटर है, बीच में कितने थाने पड़ते होंगे। इसके बावजूद अगर वहाँ से गाय आती है तो कमजोरी कहाँ है, ये भी अंदाज़ा लगा जा सकता है। दूसरी बात ये कि जो मेव कौम है, मुस्लिम है, लेकिन मेवों की जो परंपराएं हैं वो इस्लाम और हिंदुइज़्म की मिली-जुली परंपराएं हैं, और उन परंपराओं में बहुत सारी वो आस्थाएं हैं जिनको किसी न किसी रूप में आज भी मेव मानता है। जैसे कि गोपालन को ही ले लो, लड़की को गोदान देना ले लो, या फिर अब तो खैर हल नहीं चलते, जब हल चलते थे तो जब साड़ की बरसात होती थी उसके बाद हलसोतिया नाम से एक त्योहार मनाया जाता था, और उसमें सिर्फ गौ धन को मेहंदी का टीका लगाया जाता था। तो ये सब मुसलमान किसान करते थे यहाँ पर। किसान तो सारे मुसलमान ही हैं, तो वो सब यहाँ पर करते थे, और इसलिए उनकी गोधन में जो उनकी आस्था थी, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन जो गो तस्करी की बात है या काउ स्लॉटरिंग की बात है, हम जो है शाखाओं को काटते हैं, कभी जड़ों पर हमला नहीं करते। है क्या कि यहाँ जो बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनियां हैं 28 हैं, वो दिल्ली में और बॉम्बे में, उनमें से 24 हिंदुओं की हैं, जिनमें जैनी भी हैं, शर्मा भी हैं, सब्रवाल भी हैं और गुप्ता भी हैं। तो नाम हाँ, वो क्या करते हैं कि यहाँ इनको एडवांस में पैसे दे देते हैं, और पहले तो ये था कि भाई इतना मीट आप भेज देना, तो वो भेज देते थे। फिर जब उस पर दबाव पड़ा पुलिस का या प्रशासन का या पब्लिक से शोर हुआ, तो फिर सीधी गाय क्योंकि उनके कारखाने थे, कारखानों में तो वो मशीनें होती हैं, स्लॉटरिंग होती है, तो वो भेजने लगे। अब जब उस पर भी शोर मचा, असल में इतना था नहीं जितना उसको मेवात को बदनाम किया गया। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि जो लोग मेवात को काउ स्लॉटरिंग के लिए बदनाम करते थे, उन्होंने ही आज मेवात में 26 स्लॉटरिंग हाउसेस को लाइसेंस दिए।
क्या बात कर रहे हैं आप? और इनमें से 13 स्लॉटरिंग हाउसेस शुरू हो चुके हैं, जबकि हमने इसका विरोध दर्ज कराया, डिप्टी कलेक्टर को मांग पत्र भी दिया, सीएम को मांग पत्र दिया, और हमको ये वादा भी किया कि भाई जो दे दिए, इसके बाद नहीं देंगे। इसके बाद 13 और इशू हुए। इस वक्त 26 के करीब ये लाइसेंस दे चुके हैं, 13 या 14 उनमें से रन कर रहे हैं। कहाँ पर है ये? ये अलग अलग गांव में है। यहाँ पास में है, टपकन गांव है, आकेड़ा में है, उधर नाई नंगला में है, मांडी खेड़ा में है, नगीना में है। इस तरह पूरे मेवात में, और 100 कम से कम 100 एप्लीकेशंस पाइपलाइन में। और ये इसके बावजूद ये सब बीजेपी सरकार ने किया? ये सब बीजेपी सरकार ने किया है। खट्टर 1 में 4 लाइसेंस दिए थे, और खट्टर 2 में तो अब ये सारे 26 दिए गए हैं, और 100 एप्लीकेशन कम से कम पाइपलाइन में, जिसका हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब हमारी कोई नहीं सुन रहा। ये तो बिल्कुल ही दूसरी तस्वीर है, क्योंकि देश में तो मीडिया ये जानता है कि भाई हरियाणा इकलौता है जहाँ पे उसने गौ तस्करी रोकने के लिए गौ रक्षक दल बना रखे हैं। ऑर्गेनाइज संस्था है, सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड संस्था है गौ रक्षक दल जो है यहाँ पर। नहीं, इसका मतलब तो ये है कि आप खुद उनको सहूलत प्रदान कर रहे हैं। पहले वो गाय लाते थे और वो हापुड़ या दिल्ली ले जाते थे, बीच में हिंदू एरिया भी पड़ता था, पुलिस थाने भी पड़ते थे, कहीं ना कहीं चेक हो जाते थे, उनको डर तो रहता था। अब तो ये है कि उधर पहाड़ से इधर पहाड़ में उतारा और सीधा स्लॉटर हाउस में गईगा। तो इसका मतलब तो ये है कि एक प्लानिंग के तहत मेवात में ये स्लॉटर हाउसेस दिए जा रहे हैं, ताकि मेवात को आगे बदनाम किया जा सके और उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाया जा सके। यहाँ गौ रक्षक दल क्या ऑपरेट करते हैं, कैसे यहाँ पर चलते हैं? क्योंकि यहाँ से जो पिछला मैं जिक्र जिसका करना चाहती हूँ आपसे भी, जो यात्रा निकली थी ब्रिज जलाभिषेक यात्रा, और उससे जो एक आदमी आया था बिट्टू बजरंगी, वो इस बार चुनाव भी लड़ रहा है इंडिपेंडेंट, हालांकि भाजपा से तो उसे टिकट नहीं मिला, लेकिन अब उसने भाजपा को समर्थन दे दिया। अब भाजपा, हाँ, अब भाजपा, वो सीएम के स्टेज पे था फरीदाबाद में। तो ये जो डेवलपमेंट है कि यहाँ से ही चमका था वो सारा जो सांप्रदायिक उन्माद हुआ था, तो वो जो उन्माद है उससे क्या असर पड़ा नूह में और मेवात में? देखिए, नूह में जैसा मैंने पहले भी बताया कि आपसी कोई रंजिश नहीं है, आपस में कोई मनमुटाव नहीं है, इसलिए मेवात में उसका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा और ना उसका पड़ने वाला है। लेकिन उसमें मेवात के आसपास जैसे पलवल डिस्ट्रिक्ट है, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, उनका टारगेट भी यही था कि दंगे मेवात में हो और इन डिस्ट्रिक्टों पर उसका असर पड़े और वहाँ फ़ायदा उठाया जा सके। वहाँ वो लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो सोचा होगा उतना असर वहाँ भी नहीं है। वजह यही है कि हमारे जो पड़ोसी जाट हैं या गुजर हैं या आहिर हैं, उनसे पहले से ही भाईचारे के संबंध रहे हैं, इसलिए उनको हर गतिविधि का पता है। दूसरी बात है कि जो किसान आंदोलन है वो भी किसान है, हम भी किसान हैं, वो और हम सब किसान आंदोलन से जुड़े रहे हैं, इसलिए जो किसान आंदोलन का असर है उसने उस चीज़ को जीरो कर दिया जो असर उनका होना था। हरियाणा के लिहाज से एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहती हूँ, आपके हिसाब से खट्टर या सैनी की जो सरकार रही, इन्होंने दो बड़ी गड़बड़ियाँ क्या की? अगर हम ये माने कि उनके लिए बहुत अच्छी स्थितियाँ नहीं हैं, बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी है, तो ऐसी दो गड़बड़ियाँ आपके लिहाज से या आप ज़्यादा गिनाना चाहें तो आप पर है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो वादे इन्होंने किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे, वो वादे कहीं भी पूरे नहीं हुए। हम मेवात में पिछले 15 साल से यूनिवर्सिटी मांग रहे हैं, यूनिवर्सिटी हमें नहीं दी जा रही। हम पिछले 10 साल से इस रोड को 4 लेन करने के डिमांड कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा। हम आज़ादी के बाद से ही दिल्ली को अलवर से रेलवे लाइन जोड़ने की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, अनाउंसमेंट भी हुआ है पिछली सरकार में, लेकिन वो नहीं बन पा रही। और बजाय इसके कि हमें वो यूनिवर्सिटी देते, उन्होंने थाने दे दिए और वो बूचड़ खाने दे दिए, दो चीज़ें हमें दे दी। और तो इसलिए वो जो गुस्सा है लोगों का
और यही नहीं, पूरे हरियाणा में गुस्सा है। कल मैं वो करनाल की वो एनालिसिस देख रहा था, वहाँ करनाल से और लाडवा होते हुए सहारनपुर से रेलवे लाइन की डिमांड है लोगों की, और पिछले 25 साल से वो डिमांड चल रही है। वो अनाउंस भी हुआ लेकिन वो नहीं बनी, वहाँ उसका गुस्सा है। यहाँ यूनिवर्सिटी का रेलवे लाइन का गुस्सा है, और रोहतक में और हिसार में किसान आंदोलन का गुस्सा है। अब तक बच्चे उनके जो है जेलों में पड़े हुए हैं पिछले 10 साल से। तो इसलिए पूरा हरियाणा में असंतोष है और सत्ता परिवर्तन होना तो निश्चित। आप कांग्रेस की सरकार बनवा रहे हैं? हाँ, मुझे तो लगता है कि सत्ता परिवर्तन होगा इस बार हरियाणा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।